अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खाली घर बाय अनवार अली की। आपको अब तक ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। आज इस नावल की आखिरी एपिसोड है। क्या आखिर में नीलम उस जिन से आज़ाद हो पाएगी या हमेशा हमेशा उस जिन की कैदी बन जाएगी? जानने के लिए सुनते हैं खाली घर उर्दू नावल की लास्ट एपिसोड। दोपहर को अकबर वापस होटल आ गया। उसने खाना खाया, थका हुआ था। कुछ देर आराम की गरज से लेटा तो नींद आ गई। सहपर को उठा, चाय पी, फिर बाजार का एक चक्कर लगाया। उसके बाद उसने इस मर्तबा मुखालिफ सिमत का रुख किया। उसने इधर उधर सब तरफ चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे कामयाबी न हुई। दरख्तों से घिरे इस मकान की तलाश में उसे शाम हो गई। अंधेरा होने से पहले वो अपने होटल लौट आया। अभी वो बेड पर लेटा आराम ही कर रहा था कि कराची से कॉल आ गई। पहले बाबर ने बात की। उसने नीलम के बारे में पूछा। अकबर ने जहाँ जहाँ उसे तलाश किया था बताया। फिर साबरा ने फ़ोन ले लिया। उसने अकबर को कस्में दी कि वो फ़ौरन कराची वापस आ जाए। साबरा को उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसकी तरफ से बहुत परेशान थी, फ़िक्रमंद थी। अकबर ने अपनी माँ को तसल्ली दी और बताया कि वो फ़िक्र ना करे, मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द कराची लौट आऊँगा। दूसरे दिन उसने फिर नीलम की तलाश शुरू कर दी। और जो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, सच कहते हैं। हरकत में बरकत होती है, सफ़र करने से मंजिल करीब होती है। ढूंढते ढूंढते बिल आखिर वो एक ऐसे मकान के पास पहुंच गया जो दरख्तों से घिरा हुआ था, ऊंचाई पर था और उसके आस-पास दूर तक कोई मकान न था। इस छोटे से खूबसूरत मकान को देखकर अकबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगरचे इस बात की कोई गारंटी न थी कि ये वही मकान है जहां नीलम कैद है, क्योंकि ऐसे तन्हा मकान वो कई दरियाफ्त कर चुका था। उनके दरवाजे खटखटा चुका था। इन मकानों के दरवाज़ों से नीलम बरामद न हुई थी, लेकिन उस मकान को देखकर अकबर का दिल जाने क्यों बिल्लियों उछलने लगा था। ये मकान नीचे सड़क से बिल्कुल नज़र न आता था, एकदम अलग थलग था और इस तरह दरख्तों में छुपा हुआ था जैसे बादलों में चांद। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। नीलम मकान के अंदर अपने बेड पर उदास लेटी थी। सैयदपुर का जिन इस वक्त कमरे में न था। फिर अचानक वो तेजी से शहजादे के रूप में कमरे में दाखिल हुआ और नीलम के नज़दीक बेड पर बैठ गया। नीलम फौरन उठकर बैठ गई। अब क्या है? नीलम ने बेजारी से कहा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही उसके कमरे से गया था। वो आ गया है, सैयदपुर के जिन ने इत्तला दी। कौन? नीलम ने पूछा। जिसे तुम हर वक्त याद करती रहती हो, सैयदपुर के जिन ने वजाहत की। अकबर, मेरा अकबर, नीलम ने खुश होकर कहा। वो फौरन खड़ी हो गई और बोली, कहाँ है वो? बाहर खड़ा है, कर्ल ने बताया। कर्ल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। कर्ल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। नीलम ने सैयदपुर के जिन का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा सलामत चला जाए तो उससे कहो वो यहाँ से फौरन वापस चला जाए। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नीलम ने पूछा, बल्कि इल्तिजा की। हाँ, मिल सकती हो, लेकिन आखिरी बार। आज के बाद से तुम कभी अकबर से नहीं मिल सकोगी, ये याद रखना। अच्छा ठीक है, नीलम ने बड़ी उदासी से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वो दरवाजे के नज़दीक पहुंची ही थी कि दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। नीलम ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? अकबर ने फौरन नीलम की आवाज़ पहचान ली। वो बेकरार होकर बोला, मैं हूँ अकबर। नीलम, दरवाज़ा खोलो। तब नीलम ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा क्या खुला, गोया मुकद्दर खुल गया।
नीलम को देखकर अकबर का दिल धड़कना भूल गया। वो बाहें फैलाकर नीलम की तरफ बढ़ा। मेरी नीलम। नीलम उसकी बाहों में जाने का अंजाम अच्छी तरह जानती थी। वो इस तरह पीछे हटी जैसे वो अकबर न हो, सैयदपुर का जिन हो। अकबर, तुम यहाँ क्यों आए हो? नीलम ने बड़े तशवीश भरे लहजे में कहा। अकबर की फैली हुई बाहें फैली रह गईं। उसके होठों की हंसी फीकी पड़ गई। नीलम के सर्द रवैये ने उसे अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ पहुंचाई। उसका ख्याल था कि जैसे ही नीलम उसे देखेगी सब कुछ भूल कर उसके करीब आ जाएगी। नीलम उसे देखकर ऐसा ज़रूर करती, लेकिन वो सैयदपुर के जिन से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो नहीं चाहती थी कि अकबर को किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए। उसे ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि अकबर सैयदपुर के जिन की कैद से उसे आज़ाद नहीं करा सकेगा। वो उसकी मोहब्बत में यहाँ तक आ गया था, इतना ही बहुत था। नीलम अपनी मोहब्बत को किसी कीमत पर नुकसान पहुँचे देना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसके साथ बेरुखी से पेश आई थी, उससे सर्द रवैया रखा था। नीलम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आओ मेरे साथ चलो। देखो नीलम, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। तुमने लिखा था कि तुम मेरी हो। तुम अगर मेरी हो तो अब मेरे साथ चलो। अकबर की ये बात सुनकर नीलम का कलेजा हिल गया। उसका बेअख्तियार जी चाहा कि वो अकबर का हाथ पकड़े और कहे, ठीक है अकबर, चलो, मैं वाकई तुम्हारी हूँ। लेकिन वह ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, कर नहीं सकती थी, और वो जो कर सकती थी वो उसने कर दिया। उसने अपने महबूब को बचा लिया, उसने अपने शौहर को बचा लिया, उसने अकबर को अपनी कसम देकर वापस लौटा दिया। अकबर वापस जाना नहीं चाहता था। वो मरने मारने पर तुला हुआ था, लेकिन नीलम जानती थी कि कर्ल और अकबर का कोई मुकाबला नहीं। अकबर उसके सामने चूंटी की तरह था, जिसे वो अपनी एक चुटकी में मसल सकता था। उसने अकबर को समझा बुझा कर वापस कर दिया। अकबर उस घर से मायूस होकर लौट आया। फिर उसने होटल से अपना बैग उठाया और वापस कराची के लिए चल पड़ा। अकबर बच्चा न था, बेवकूफ़ न था। वो सारी बातें अच्छी तरह समझता था। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि नीलम ने उसके साथ सर्द रवैया क्यों रखा, क्यों कस्में देकर उसे यहाँ से जाने को कहा। वो जानता था कि सैयदपुर के जिन से टक्कर लेना आसान न था। बड़े बड़े लोग उससे शिकस्त खाकर मैदान छोड़ गए थे। वो बेचारा किस खेत की मूली था। अकबर के लिए ये खुशी क्या कम थी कि उसने कई माह बाद नीलम का चेहरा देख लिया था। उसने वो मकान देख लिया था जहां नीलम कैद थी। वो कराची जाकर नीलम की रिहाई के लिए कुछ कर सकता था। कराची के स्टेशन पहुंचकर जब वो गाड़ी से बाहर आया तो एक कुली ने लपक कर उसके हाथ से बैग लेना चाहा। अकबर ने अपने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा। तब उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। अकबर ने बड़ी हैरत से कहा, नियाज़ बाबा, आप? नियाज़ मोहम्मद उसके सामने खड़ा था, और जिस हालत में वो उसके सामने खड़ा था वो अकबर को हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। वो लाल कमीज़ पहने था, वो कुली बना हुआ था। बाबा, ये सब क्या है? आप? मैं कुली क्यों बना हुआ हूँ, ये पूछना चाहते हो? नियाज़ मोहम्मद ने सवाल किया। जी, मैं यही मालूम करना चाहता हूँ। ये मैं सज़ा काट रहा हूँ, बस कुछ दिन और रह गए हैं, नियाज़ मोहम्मद बोला। सज़ा? अकबर और हैरान हुआ। किस बात की सज़ा? सैयदपुर के जिन से शिकस्त खाने की सज़ा, नियाज़ मोहम्मद ने मगमूम लहजे में कहा। ये सज़ा आपको किसने दी? अकबर ने पूछा। मेरे मुर्शिद इमली वाले बाबा ने, नियाज़ मोहम्मद ने बड़ी अकीदत से कहा। ओह! अकबर को याद आया जब वो मामू फुरकान के साथ इमली वाले बाबा से मिलने गया था तो उन्होंने सज़ा का जिक्र किया था। इस वक्त वो लोग खौफ के मारे नियाज़ मोहम्मद के बारे में कोई सवाल नहीं कर सके थे। मामू फुरकान का तो जी भी चाहा था कि वो इमली वाले बाबा से पूछें, नियाज़ मोहम्मद को आपने क्या सज़ा दी, लेकिन फिर उन्होंने मुदाखलत बेजा समझकर सवाल न किया।
ये किस किस्म की सज़ा है? अकबर नियाज़ मोहम्मद से सवाल कर सकता था और उसने सवाल किया भी। जब मैं शिकस्त खाकर अपने मुर्शिद के सामने पहुंचा तो वो जलाल में आ गए। उन्होंने मुझसे मेरी कुव्वत परवाज़ छीन ली और हुक्म दिया, जा मुसाफिरों के सामान उठा। बस तभी से मैं कुली बना हुआ हूँ। मैं सामान उठाने के पैसे भी नहीं ले सकता, लिहाजा सामान मैं उठाता हूँ और पैसे एक बूढ़े कुली को दिलवा देता हूँ। ये कमीज भी उसी की है। बाबा मैं क्या करूं? अकबर ने बड़े मायूस लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। नियाज़ मोहम्मद फिक्रमंद हो गया। अकबर और नियाज़ मोहम्मद स्टेशन से बाहर निकल आए और एक चाय के होटल में जा बैठे। अकबर, हम तो अंधे हो गए हैं, हमें सब कुछ दिखाई देते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। असल में अंदर की आँख का कुछ और ही मज़ा है। एक बार खुलकर बंद हो जाए तो इस अजियत का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब तुम खुद ही बताओ कि कहाँ से आ रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकता। मरी से, अकबर ने फौरन बताया। घूमने गए थे? नियाज़ मोहम्मद ने सवाल किया। नहीं बाबा, वो सैयदपुर का जिन नीलम को यहाँ से ले उड़ा है, वो आजकल मरी में है। ये कहकर अकबर ने सारी दास्तान तफसील से नियाज़ मोहम्मद को सुना दी। नियाज़ मोहम्मद ने सारी दास्तान सुनकर एक ठंडा सांस लिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कदर खबीस है। मुझे अगर मालूम होता कि इस कदर चालाक और इस कदर जलील जिन है तो उसे जरा भी मौका न देता, जलाकर राख कर देता। पर बाबा अब क्या हो? अकबर ने उदास लहजे में कहा। आपसे मुलाकात होने के बाद उम्मीद बंध गई थी कि उस कमीने से निजात मिल जाएगी, लेकिन मुकाबला हारने के बाद आप ऐसे गायब हुए कि आज नज़र आए हैं। फिर इमली वाले बाबा से तवक्को थी कि वो ज़रूर कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने गफूर दादा की तरफ भेज दिया और खुद गायब हो गए। अब तो बेचारे गफूर दादा भी ना रहे। मामू फुरकान के बस का मामला नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? जाऊं तो कहाँ जाऊं? इस सरजमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस खबीस जिन को काबू में करे और मेरी नीलम मुझे दिलवा दे। हाँ है, क्यों नहीं ऐसा इंसान? नियाज़ मोहम्मद ने बड़े यकीन से कहा। कहाँ है वो? कौन है वो? तुम तो अच्छी तरह जानते हो उन्हें। नाम बताएं, अकबर ने बेकरारी से पूछा। मेरे मुर्शिद इमली वाले बाबा। वो हैं कहाँ? इमली के नीचे तो बंदर बैठे हैं और वो खुद गायब हैं। मुझे अपने मुर्शिद का पैगाम मिला है। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। पैगाम? कैसा पैगाम? अकबर ने पूछा। एक तो मेरी सज़ा से मुतल्लिक है, मेरी सज़ा जल्द ख़त्म होने वाली है। और दूसरा? अकबर ने सवाल किया। दूसरा तुमसे मुतल्लिक है, नियाज़ मोहम्मद ने बताया। वो क्या? अकबर ने पूछा। इमली वाले बाबा खुद तुम्हारे घर पहुँचेंगे। उनका चिल्ला मुकम्मल होने वाला है और ये चिल्ला उन्होंने सिर्फ सैयदपुर के जिन के लिए काटा है। बस अकबर, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। ये नियाज़ मोहम्मद भी अजीब आदमी है, अकबर ने सोचा। पहली मर्तबा वो उसे क्लिफ्टन पर मिला था। इस वक्त अकबर पर शदीद मायूसी तारी थी और वो दीवार पर बैठा रो रहा था कि नियाज़ मोहम्मद ने आकर उसके दिल में खुशी की जोत जगा दी थी। और आज भी ऐसा ही हुआ था। वो मरी से शदीद मायूसी के आलम में लौटा था कि प्लेटफॉर्म पर नियाज़ मोहम्मद मिल गया था और फिर उसे नवेद मुसर्रत दे रहा था। उसके दिल से मायूसी के बादल हटा रहा था। वो अंधेरे में जुगनू बनकर चमका था। नियाज़ मोहम्मद उसके लिए खुशबख्ती की अलामत बनकर आया था। जाओ, अब तुम घर जाओ और हमारा इंतज़ार करो, नियाज़ मोहम्मद ने कहा। क्या इमली वाले बाबा के साथ आप भी आएंगे? अकबर ने पूछा। अगर मुर्शिद ने मेरी कुव्वत परवाज़ बहाल कर दी और मुझे मेरी आंखें लौटा दी तो फिर मैं ज़रूर उनके साथ आऊँगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। अच्छा,
अब मैं चलता हूँ। ये कहकर अकबर खड़ा हो गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर शादाबी थी, और क्यों न होती। नियाज़ मोहम्मद ने उसे ऐसी नवीद दी थी कि उसके दिल में अनार छूटने लगे थे। एक मर्तबा वो फिर ख्वाबों की दुनिया में चला गया था। वो नीलम को अपने नज़दीक तर देख रहा था। मुअत्तर बादे सबा चलती थी, कलियां चटक रही थी, फूल महक रहे थे और उसकी आंखों में रंगीन ख्वाब बसे हुए थे। कभी कभी वो चौंक जाता था, डर जाता था, सहम जाता था। उसने नीलम के सिलसिले में इतने फरेब खाए थे, इतनी अजियतें उठाई थी। वो ये सोचकर दहल जाता था कि वो फिर से कहीं फरेब न खा रहा हो। लेकिन इस मर्तबा कोई फरेब न था। शायद सच्ची खुशियाँ उसे मिलने वाली थी। उसने अपने घर वालों और मामू फुरकान को मरी का हाल सुना दिया था और स्टेशन पर कुली की सूरत में मिलने वाले नियाज़ मोहम्मद से मुलाकात का जिक्र भी कर दिया था। उस जिक्र पर सबका दिल खुश होने को चाहा, मगर जाने क्यों हर शख्स ने खुशी का इजहार करने से एहतराज किया। इसलिए कि खुशियाँ उन्हें रास नहीं आती थी। काम बनते बनते अचानक बिगड़ जाता था। आने वाले वक्त के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था, जाने क्या हो। इसलिए किबल इज वक्त खुश होने से उन लोगों ने परहेज किया, अलबत्ता अच्छे दिन आने की दुआ ज़रूर मांगी थी। नियाज़ मोहम्मद ने इमली वाले बाबा के बारे में कोई हत्तमी खबरें नहीं दी थी कि वो कब आएंगे। शायद ये बात उसे खुद भी मालूम नहीं थी। वो बेचारा तो मातूब था। इमली वाले बाबा का इतना पैगाम ही मिल गया था, ये उसके लिए बहुत था। और नियाज़ मोहम्मद ने इमली वाले बाबा के बारे में अकबर को बता दिया था कि वो घर पहुंचेंगे। ये पैगाम उसकी ज़िंदगी में जान डाल देने के लिए काफ़ी था। इसलिए पैगाम लाने वाले से नियाज़ मोहम्मद ने सवाल किया और ना अकबर ने नियाज़ मोहम्मद से। दोनों अपनी जगह इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। एक दिन सुबह ही घंटी बजी। ख्याल हुआ कि दूध वाला आया है शायद। राशिदा ने गेट खोलकर दूध की देगची आगे बढ़ाना चाही, लेकिन फिर वो फौरन ही झिझक कर पीछे हट गई और गेट बंद करके अंदर से बोली, जी आप कौन हैं? बेटा मैं नियाज़ मोहम्मद हूँ। अकबर को उठाकर बाहर भेजो। नियाज़ मोहम्मद का नाम सुनकर राशिदा चौंकी और फिर अच्छा कहकर तेजी से घर के अंदर आई। अकबर के कमरे में पहुंचकर उसे झिंझोड़ कर उठाया। अकबर भाई उठें। भाई क्या मुसीबत आ गई? वो झिंझला गया। मुसीबत नहीं भाई, खुशी आई है, राशिदा ने मुस्कुरा कर कहा। खुशी आई है? अकबर की समझ में कुछ न आया। वो उठकर आंखें मलने लगा। बाहर नियाज़ बाबा आ गए हैं, जल्दी जाइए, वो आपको बुला रहे हैं, राशिदा ने जल्दी जल्दी बताया। नियाज़ मोहम्मद का नाम सुनकर गोया उसमें स्प्रिंग लग गई और वो उछल कर खड़ा हो गया और भागता हुआ गेट तक पहुंचा। गेट खोलकर देखा तो सामने नियाज़ मोहम्मद खड़ा था। मुस्कुराता हुआ नियाज़ मोहम्मद। नियाज़ बाबा आप कैसे हैं? आप अंदर आ जाएं। अकबर ने उनके लिए रास्ता छोड़ा। नियाज़ मोहम्मद छोटे गेट से अंदर आ गया। अंदर आया तो उसे सैयदपुर के जिन से अपना मुकाबला याद आ गया। एक लम्हे में कई रंग उनके चेहरे पर आकर गुजर गए। बाबा आपकी सज़ा का क्या हुआ? सज़ा ख़त्म हो गई और मेरा क़ल्ब भी मुझे वापस मिल गया। नियाज़ मोहम्मद ने अपनी ज़ुबान में बात की। इमली वाले बाबा कहाँ हैं? वो नहीं आए? अकबर को तशवीश हुई। वो आने वाले हैं। उन्होंने पहले मुझे भेज दिया है ताकि झाड़ झंकाड़ को मैं साफ कर दूं। लेकिन यहाँ तो कोई झाड़ झंकाड़ नहीं है, साफ सुथरा लान है हमारा। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। नियाज़ मोहम्मद ने चारों तरफ नज़रें घुमाई। फिर वो लान में दाखिल हो गया और लान के बीचों बीच उस जगह जाकर रुक गया जहां उसने सैयदपुर के जिन का मुकाबला करते हुए हिसार खींचा था। फिर वो उस जगह जूते उतार कर बैठ गया। उसका मुंह सुमाल की तरफ था। मेरे लिए क्या हुक्म है? अकबर ने पूछा।
बस तुम घर में जाकर आराम करो। नियाज़ मोहम्मद ने उसे मुस्कुरा कर देखा। आप नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे? नहीं अकबर, मैं मुर्शिद के आने से पहले अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ। वो इस घर में 3 दिन तक रहेंगे। इन 3 दिनों में नीलम किसी भी वक्त आज़ाद होकर आ जाएगी, या यूँ समझ लो कि वो खबीस नीलम को यहाँ लाने पर मजबूर होगा। क्या आपने इमली वाले बाबा को बता दिया कि इस वक्त नीलम कहाँ है? मुझे उन्हें कुछ बताने की क्या ज़रूरत है भला। वो दोबीना आदमी हैं, उनकी नज़र दूर तक देखती है। वो चाहें तो सियारों पर भी नज़र डाल सकते हैं। खैर, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि नीलम के घर में आने के बाद तुम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। यहाँ बस मैं और मुर्शिद रहेंगे। देखो, एक बात और तुम्हें समझा दूँ, जब मुर्शिद यहाँ आ जाएं तो उनसे सवालात मत करना। ये बात अपने घर वालों को भी बता देना। उन्हें कुछ मालूम करना होगा तो वो खुद सवाल करेंगे। सवाल करना उन्हें पसंद नहीं है। वो खामोश तबे आदमी हैं, इसीलिए दुनिया से छुपे बैठे हैं। अब तुम घर में जाओ और मुझे अपना काम करने दो। नियाज़ बाबा, क्या मैं गेट खोल दूँ? वो किस लिए? नियाज़ मोहम्मद ने पूछा। इमली वाले बाबा आएंगे तो उन्हें घंटी बजाना पड़ेगी, फिर गेट खोलने तक उन्हें इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ेगी। अकबर बोला, मेरे मुर्शिद ने कभी इंतज़ार नहीं किया, नियाज़ मोहम्मद ने बेनियाजी से कहा, और बंद दरवाजे उनके सामने कोई हकीकत नहीं रखते। वैसे तुम चाहो तो गेट खोल दो। अकबर ने घर का पूरा गेट खोल दिया और घर में दाखिल होकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। घर का दरवाज़ा बंद होते ही नियाज़ मोहम्मद उठा, फिर वो कुछ पढ़ता हुआ 7 कदम आगे चला, फिर रुक गया। आसमान की तरफ मुंह करके उसने एक फूंक मारी, कुछ तवक्कुफ किया और फिर कुछ पढ़ता हुआ दाएं जानिब चला। 7 कदम चलने के बाद रुका, आसमान की तरफ मुंह उठाकर फूंक मारी, चंद लम्हे रुका, उसके बाद फिर दाएं जानिब 7 कदम चला। इस तरह वो एक मरबा की शक्ल बनाता वहीं पहुंच गया जहां से चला था। ड्राइंग रूम की खिड़की से लान साफ नजर आता था। अकबर ने जब भी झांक कर देखा, नियाज़ मोहम्मद उसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, फूंक मारता हुआ नजर आया। अकबर ने नियाज़ मोहम्मद के आते ही मामू फुरकान को फ़ौरन फ़ोन कर दिया। वो भी बस पहुंचने ही वाले थे। नियाज़ मोहम्मद के यहाँ पहुंचने के ठीक 1 घंटे के बाद मामू फुरकान आ गए। वो अपने घर वालों को बता आए थे कि अब वो 3-4 दिन तक अकबर के घर पर ही रहेंगे। मामू फुरकान खुले गेट में दाखिल हुए तो उन्होंने दूर ही से नियाज़ मोहम्मद को अमल करते देख लिया था, लिहाजा वो उसकी तरफ नहीं गए, वो सीधे घर में चले गए। घर में लोगों की अजीब हालत थी। साबरा खास तौर से परेशान थी। वो जिन की सताई हुई थी, लिहाजा अब बहुत डरने लगी थी। मामू फुरकान का चेहरा देखकर घर वालों की कुछ ढारस बंधी। मामू फुरकान ने पहले अकबर को अलहदा ले जाकर उससे बात की। उसने नियाज़ मोहम्मद से जो गुफ्तगू हुई थी वो मन व अन दोहरा दी। तब मामू फुरकान ने घर वालों को तसल्ली दी और कहा, भाई, इस तरह परेशान होकर मेज़ के गिर्द बैठना ठीक नहीं है। ये एक लंबा अमल है, 2-3 दिन में कुछ जाहिर होगा। तुम लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाओ। ये बात जहन में लाओ ही मत कि बाहर कुछ हो रहा है। मामू फुरकान के कुछ कहने पर, समझाने और तसल्ली देने पर इन लोगों की परेशानी कुछ कम हुई। तब साबरा और राशिदा किचन में गईं और नाश्ते का बंदोबस्त करने लगी। बाबर ने अखबार उठाया। अकबर बाथरूम में नहाने घुस गया और फुरकान मामू ड्राइंग रूम की खिड़की से नियाज़ मोहम्मद को देखने लगे। वो अभी तक 7 कदम चलता घूम रहा था। ठीक दिन के 12 बजे इमली वाले बाबा ने उस घर के दरवाजे पर कदम रखा। वो एक काले रंग की चादर अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। उनके दोनों बाजू नंगे थे। बड़ी बड़ी लाल आँखें। हाथ में कोई 1.5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा काला सा डंडा था। इमली वाले बाबा ने गेट में दाखिल होते ही लॉन की तरफ रुख किया। वो किसी रोबोट की तरह मशीनी अंदाज में चल रहा था।
नियाज़ मोहम्मद के करीब पहुंचकर उन्होंने वो काला डंडा उसे दे दिया और कुछ न बोले। वो डंडा लेकर नियाज़ मोहम्मद ने ज़मीन पर निशान बनाना शुरू किया। घास पर एक 7 कदम का गोल उभर आया। फिर उस गोल के दरमियान नियाज़ मोहम्मद ने एक छोटा दायरा बनाया और उस गोल से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इमली वाले बाबा लकड़ी की खड़ाउनी पहने हुए थे। वो उन्होंने निशान ज़दा इलाके से बाहर ही छोड़ दी और छोटे दायरे पर विराजमान हो गए। वो आलती पालती मार कर बैठे और उन्होंने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। नियाज़ मोहम्मद निशान ज़दा इलाके से बाहर इमली वाले बाबा की खड़ाउनी अपनी गोद में लेकर बैठ गया। मामू फुरकान और अकबर वक्फे वक्फे से खिड़की से बाहर का नज़ारा करते रहे थे। उन्हें नियाज़ मोहम्मद मसरूफ़ अमल दिखाई देता था। अभी तक इमली वाले बाबा का ज़हूर न हुआ था। 12 बजे के बाद जो अकबर ने खिड़की का पर्दा खिसकाया तो उसे ये देखकर खुशी हुई कि इमली वाले बाबा न सिर्फ आ गए हैं बल्कि उन्होंने आसन भी जमा लिया है और कुछ पढ़ने में मसरूफ़ हैं। अकबर ने जल्दी से मामू फुरकान को बताया, वो आ गए हैं। अरे कब? मामू फुरकान ड्राइंग रूम की तरफ लपके। फिर बारी बारी सब ने इमली वाले बाबा का नज़ारा किया। कुछ पढ़ते पढ़ते अचानक इमली वाले बाबा ने आंखें खोलीं तो साबरा डर कर एकदम पीछे हट गई। उनकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर उसे काला बिल्ला याद आ गया। साबरा फौरन ड्राइंग रूम से चली गई। इमली वाले बाबा पढ़ते हुए इसी तरह आंखें बंद करते और खोलते रहे। नियाज़ मोहम्मद उनकी खड़ाउनी गोद में रखे बहुत सआदतमंदी से निशान ज़दा इलाके से बाहर बैठा रहा। दिन गुजरा, फिर रात भी गुजर गई। सब घर के लोग टीवी लाउंज में बैठे रहे। उनके दिलों पर खौफ तारी था। अकबर और मामू फुरकान वक्फे वक्फे से खिड़की से उनका नज़ारा करते रहे। मामू फुरकान ने कोई 3 बजे के करीब साबरा और राशिदा को ज़बरदस्ती सोने के लिए भेज दिया। 4 बजे तक बाबर बैठा रहा। फिर उसे भी मामू फुरकान ने आराम करने के लिए कहा। अकबर और मामू फुरकान सारी रात न सोए। इमली वाले बाबा दिन के 12 बजे जिस आसन में बैठे थे, सारा दिन और सारी रात वो इसी तरह बैठे रहे। उन्होंने कुछ खाने को मांगा और न पीने को। अलबत्ता नियाज़ मोहम्मद ने सिर्फ दोपहर का खाना खाया। रात का खाना उसने भी न खाया। दूसरे दिन 12 बजे पूरे 24 घंटे के बाद इमली वाले बाबा ने चाय तलब की और वो भी बगैर दूध और शक्कर की। नियाज़ मोहम्मद ने अकबर को घर से बुलाकर चाय का कहा और फिर बोला, जिस कप में मुर्शिद को चाय देनी है पहले वो खाली कप मुझे दिखा दो। अकबर ने साबरा से कहकर घर में जो सबसे कीमती कप था मंगवाया, उसे अच्छी तरह धुलवाया और नियाज़ मोहम्मद के सामने पेश कर दिया। नियाज़ मोहम्मद ने उस खाली कप पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर अकबर को उसे वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद अकबर ने उस कप में बगैर दूध और चीनी की चाय नियाज़ मोहम्मद के हवाले कर दी। चाय पीने के लिए इमली वाले बाबा ने अपना मखसूस अंदाज़े निसस तब्दील किया। घूंट घूंट करके उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर उन्होंने अपना आसन जमाया और तेज़ी से कुछ पढ़ने लगे। फिर वो असर तक कुछ पढ़ते रहे। नियाज़ मोहम्मद हस्बे मामूल उनकी खड़ावें अकीदत से गोद में लिए बैठा रहा। अचानक इमली वाले बाबा ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने घूर कर नियाज़ मोहम्मद को देखा और बोले, जा गेट खोल, वो आ गई है। ये सुनकर नियाज़ मोहम्मद तेज़ी से गेट की तरफ भागा। मामू फुरकान और अकबर ने उसे गेट की तरफ भागते देखा तो वो घर से निकल आए। नियाज़ मोहम्मद ने जल्दी से गेट खोला। नीलम गेट पर खड़ी थी। उसकी अजीब हालत थी। वो छिपकली की तरह एकदम जर्द हो रही थी।
जैसे उसके बदन का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया था। उसके सर पर एक जग ठंडा पानी डालो। इमली वाले बाबा ने वहीं बैठे बैठे हुक्म दिया। ये सुनकर अकबर फौरन घर के अंदर गया और एक जग ठंडा पानी ले आया। वो जग उसने मामू फुरकान के हवाले कर दिया और खुद घर की दहलीज पर खड़ा रहा। मामू फुरकान ने इस मर्तबा बहुत सख्ती से तनबीह कर दी थी कि नीलम को देखकर वो अपने हवासों में रहेगा। वो इस वक्त तक उसके नज़दीक नहीं जाएगा जब तक उसे इजाज़त न मिल जाए। नीलम को गेट पर देखकर अकबर का रुआं रुआं खुशी से झूम उठा था। उसका जी मचल उठा था। वो भाग कर नीलम के नज़दीक जाना चाहता था, लेकिन उसे मामू फुरकान की तनबीह याद आ गई। मामू फुरकान जल्दी से ठंडे पानी का जग लेकर गेट की तरफ बढ़े। नीलम गेट के अंदर आ चुकी थी और नियाज मोहम्मद गेट बंद कर चुका था। रुक जाओ, इमली वाले बाबा ने जोर से कहा। उनका हुक्म सुनकर मामू फुरकान अपनी जगह जम गए। नीलम का बढ़ता कदम भी रुक गया। नियाज मोहम्मद भी खड़ा हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि इमली वाले बाबा ने किसको रुकने के लिए कहा। नीलम, तुम अपनी जगह से हिलोगी नहीं, इमली वाले बाबा ने हुक्म दिया। और फुरकान, तुम उसके सर पर पानी डाल दो। मामू फुरकान जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने पथराई हुई नीलम के सर पर ठंडे पानी का जग खाली कर दिया। पानी पड़ते ही उसके सर से छन छन की आवाज़ आई, जैसे जलते तवे पर पानी गिरे। पानी उसके सर से बहता हुआ जिस्म पर गया। जिस्म पर पानी पहुंचते ही एकदम उसके जिस्म से धुआं सा उठा और नीलम त्योरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो तो मामू फुरकान उसके नज़दीक ही थे। उन्होंने फ़ौरन उसे संभाल लिया, वरना नीलम अगर बराह रास्त ज़मीन पर गिरती तो उसका सर फट जाता। उसे इधर ले आओ, इमली वाले बाबा ने हुक्म दिया। तब मामू फुरकान और नियाज मोहम्मद ने मिलकर नीलम को उठाया और इमली वाले बाबा के सामने लिटा दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। इमली वाले बाबा ने उसकी पेशानी पर अपना हाथ रखा और मामू फुरकान से मुखातिब होकर बोले, एक बाल्टी खौलता हुआ पानी दरकार है, अभी लाया। ये कहकर मामू फुरकान घर के अंदर भागे। उन्होंने दोनों चूल्हों पर पानी गर्म करने के लिए रखवा दिया। गर्मी थी, थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। मामू फुरकान ने सारा पानी एक प्लास्टिक की बाल्टी में उल्टा और घर से बाहर आ गए। इमली वाले बाबा नीलम की पेशानी पर हाथ रख के कुछ पढ़ने में मशगूल थे। नीलम की आंखें बिल्कुल बंद थीं। मामू फुरकान ने खौलते पानी की बाल्टी इमली वाले बाबा के नज़दीक रख दी। तब उन्होंने डोंगे भर भर कर नीलम के जिस्म पर पानी डालना शुरू किया। गरम पानी का पड़ना था कि नीलम बुलबुला गई। उसका जिस्म बिन जल मछली की तरह तड़पने लगा। पानी के हर डोंगे पर उसका जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसके आंखें बदस्तूर बंद थीं और चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार थे। इमली वाले बाबा ने उसके पूरे जिस्म पर पानी डाला, जिस्म का कोई हिस्सा न छोड़ा। उसका जिस्म तड़पता रहा, मगर उसकी उन्होंने परवाह न की। जबकि मामू फुरकान उस तड़पते जिस्म को देख न सके, उन्होंने मुंह फेर लिया। सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो अकबर की थी। वो ड्राइंग रूम की खिड़की से नीलम को देख रहा था। उसके तड़पते जिस्म को देखकर अकबर के दिल पर छुरी सी चल रही थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो और उसे सख्ती से भींच रहा हो। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो बाबर था। वो उसे लेकर अंदर गया और ड्राइंग रूम की खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। अकबर इज़्तिराबी कैफियत में अपने कमरे में चला गया और लेट गया। थोड़ी देर बाद मामू फुरकान कमरे में आए और बोले, चलो, तुम्हें इमली वाले बाबा बुला रहे हैं। मुझे?
वो हैरत ज़दा होकर बोला और फौरन उठकर खड़ा हो गया। जब अकबर मामू फुरकान के साथ घर से बाहर आया और उसने लान पर नज़र डाली तो नीलम को सर झुकाए इमली वाले बाबा के सामने बैठे पाया और उसके गिर्द बर्फ सी पड़ी थी। ये वो पानी था जो उसके जिस्म से बहकर जम गया था। अकबर उनके नज़दीक पहुंचा तो उन्होंने अपनी सुर्ख सुर्ख आँखों से उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, अकबर, अपनी बीवी को ले जाओ, वो खबीस अब उस पर कभी काबिज नहीं हो सकेगा। ये सुनकर उसने बड़ी ममनूनियत से इमली वाले बाबा को देखा और तशकर के तौर पर उसने उनका हाथ थामना चाहा। वो उनके हाथ को चूमना चाहता था। इमली वाले बाबा ने अपना हाथ फौरन पीछे खींच लिया और मुस्कुरा कर कहा, भाई, मेरा नहीं, अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और अब तुम लोग जिस कदर जल्द हो सके यहाँ से निकल जाओ, लेकिन फुरकान, तुम यहीं रहोगे। मामू फुरकान पहले ही इन लोगों को जाने के लिए तैयार कर रखे थे। अब जैसे ही जाने का हुक्म हुआ, अकबर 2 मिनट में नीलम समेत सबको गाड़ी में बैठाकर मामू फुरकान के घर की तरफ रवाना हो गया। अकबर के जाने के बाद मामू फुरकान इमली वाले बाबा के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। इमली वाले बाबा ने उन्हें कुछ पढ़ने को बताया और बोले, तुम घर में जाकर अंदर से सारे दरवाजे बंद कर लो और जो मैंने बताया उसे पढ़ना शुरू कर दो। याद रखो, घर से बाहर किसी कीमत पर ना निकलना, ना दरवाज़ा खोलना, बेशक तुम घर में आग लगी हुई क्यों न देखो। जी बेहतर, मामू फुरकान ने बहुत सआदतमंदी से कहा। वो एक तजुर्बेकार आदमी थे, अमलियात से वाकिफ़ थे, इसलिए उनसे किसी ऐसी बात की तवक्को न थी जिससे बिगाड़ पैदा होता। इमली वाले बाबा ने कुछ देख कर ही उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। मामू फुरकान फौरन घर के अंदर चले गए। उन्होंने घर का एक एक दरवाज़ा और खिड़की बंद कर ली। फिर उन्होंने वज़ू करके असर की नमाज पढ़ी और तस्बीह लेकर वो पढ़ने लगे जो इमली वाले बाबा ने उन्हें बताया था। बाहर इमली वाले बाबा के हुक्म के मुताबिक नियाज़ मोहम्मद गेट बंद कर चुका था और इस वक्त वो हिसार के अंदर इमली वाले बाबा के दाएं जानिब बैठा उंगलियों पर कुछ पढ़ रहा था। इमली वाले बाबा आलती पालती मारे घुटनों पर हाथ रखे निहायत इत्मीनान और पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद किए बैठे थे। उनकी अंदर की आंखें खुली हुई थी और उन आंखों से वो जहां तक चाहे देख सकते थे। चंद लम्हों बाद उनके चेहरे पर जो इत्मीनान था वो गायब हो गया, उसकी जगह सख्ती ने ले ली। उनके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो मुस्तअद होकर बैठ गए। तब ही घर का गेट एक धमाके से खुला और 2 सफ़ेद घोड़ों वाली बग्घी गेट में दाखिल हुई। बग्घी अंदर आकर रुक गई। इमली वाले बाबा ने अपनी जलाली आंखें खोल दी और घूर कर बग्घी की तरफ देखा। बग्घी से बड़ी शान से सैयदपुर का जिन बरामद हुआ। वो इस वक्त शहजादे के रूप में था। वो बग्घी से उतरकर 2 कदम आगे चला और फिर कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने इमली वाले बाबा को मुस्कुरा कर देखा। बहरूपिया आ गया? इमली वाले बाबा ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। नीलम कहाँ है? सैयदपुर के जिन ने सवाल किया। उसके लहजे में बड़ा तहक्कुम था। नीलम जिसकी थी उसके हवाले कर दी गई। तुम उसे भूल जाओ। नीलम मेरी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। ये ठीक है कि तुमने अपनी ताकत का मुजाहरा करके उसे यहाँ खींच लाया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बहरूपिये, तू अपने असल रूप में तो आ। इमली वाले बाबा ने उसे अपनी पूरी बात भी न होने दी। फिर क्या होगा? तेरा गुरूर पाश पाश होगा। ये होगा, तूने बहुत तबाही फैलाई है, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। बस अब ये खेल ख़त्म हुआ। मैं जानता था कि तू आएगा ज़रूर। अब तू आ गया है तो याद रख, वापस न जा सकेगा।
ये सुनकर सैयदपुर के जिन ने कहकहा लगाया और बोला, बाबा तू मेरा क्या कर लेगा? मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ उसके नीचे तुझे दफन करके जाऊंगा। ये भी तो हो सकता है कि तू जहाँ बैठा है वो तेरी अपनी कब्र बन जाए। तू मुझे जानता नहीं है, वरना ऐसी बात कभी न कहता। वाकिफ तो खैर तू भी मुझसे नहीं है, तो अब वाकिफ करा दे। इमली वाले बाबा ने जरा सख्त लहजे में कहा। ये तेरे बराबर तेरा सिपाही बैठा है, उससे पूछ। सैयदपुर के जिन ने हंसकर कहा, ये बताएगा तुझे कि मैं क्या हूँ। तू जो है मेरे सामने है। मैंने नीलम को तेरे चुंगल से निकाल लिया है, अब तेरी बारी है। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अच्छा तो फिर संभल। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने दोनों बाजू फैलाए। इमली वाले बाबा तो 2 दिन से संभले बैठे थे। उससे पहले वो 40 दिन का एक पुरअसर वजीफा पढ़ चुके थे। फिर उनकी मदद को नियाज मोहम्मद भी मौजूद था। मामू फुरकान भी इसमें हिस्सा ले रहे थे और वो कील कांटों से लैस किला बंद बैठे थे। गरज इमली वाले बाबा की दफाई लाइन बहुत मजबूत थी। जब सैयदपुर के जिन ने उन्हें संभलने को कहा तो वो सिर्फ जेर लब मुस्कुराए और उन्होंने अपनी नज़रें सैयदपुर के जिन पर गाड़ दी। सैयदपुर के जिन ने दोनों बाजू फैलाकर अपने हाथ ऊपर कर लिए और फिर वो अपने दोनों हाथों को ज़मीन की तरफ झुकाता चला गया और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से पाँव छुए तो उसके जिस्म से एक शोला बरामद हुआ। शोला बरामद होते ही उसका बहरूप ख़त्म हो गया। वो शहजादे से काला बिल्ला बन गया, अपने रूप में आ गया। बिल्ला बनते ही पीछे खड़ी 2 घोड़ों वाली बग्घी एक लम्हे में गायब हो गई और खुला हुआ गेट खुद ब खुद बंद हो गया। सैयदपुर के जिन के जिस्म से जो शोला बरामद हुआ था, वो जिस चीज़ से मिस हो रहा था उसमें आग भड़क उठती थी। सरसब्ज पौधे और हरी हरी घास इस तरह जल रही थी जैसे सूखा हुआ भुस। घास से भरे लान में आग तेजी से बढ़ रही थी, फैल रही थी जैसे लान में पेट्रोल बहा दिया गया हो। फिर देखते ही देखते इस शोले ने घर के दर व दीवार में आग लगा दी। खिड़कियां और दरवाजे सूखी लकड़ी की तरह जलने लगे। अब पूरा घर शोलों की लपेट में था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे, धुआं बादल बन गया था। मामू फुरकान घर के दरो दीवार जलते देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट न थी। वो जानिमाज पर बैठे बड़े आराम से इमली वाले बाबा का बताया हुआ वजीफा पढ़ रहे थे। उस आग ने घर के तमाम पौधों को अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन इमली वाले बाबा जिस चौकोर हिसार में बैठे थे, आग उस हिसार की हद से आगे नहीं बढ़ रही थी। इमली वाले बाबा ने बहुत तेजी से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हें गुस्सा आ गया था। अब उनके अंदर भी आग भड़क उठी थी। उनके अंदर जो आग भड़की थी वो मस्नुई न थी। फिर वो पढ़ते पढ़ते खड़े हो गए। अपनी लाल आँखों से शोलों में देखा। उसे तलाश करने में इमली वाले बाबा को ज़्यादा देर न लगी। वो शोलों में घिरा बड़े आराम से बैठा अपने पाँव चाट रहा था। इमली वाले बाबा को खड़े होते देखकर वो चौकन्ना हो गया। उसने अपने दोनों कान खड़े किए और इमली वाले बाबा की आँखों में आँखें डाल दी। बस आँखों में आँखें डालना गजब हो गया। इमली वाले बाबा उसी लम्हे के मुंतजिर थे। उनकी आँखों में बिजलियाँ सी कूदी और वो काले बिल्ले की आँखों में जज्ब हो गईं। काला बिल्ला त्योरा कर पीछे गिरा और ज़मीन पर लौटने लगा। उसकी दोनों आँखों से खून जारी हो गया था। देखते ही देखते सैयदपुर के जिन की लगाई हुई आग सर्द पड़ गई। वो जिस तेजी से लगी थी उसी तेजी से बुझ गई थी। घर की किसी चीज़ को नुकसान न पहुंचा। दर व दीवार वैसे के वैसे थे। जो पौधे जल गए थे वो भी सरसब्ज सादाब नजर आ रहे थे, लेकिन काले बिल्ले की हालत बहुत बुरी थी।
उसकी आंखों से खून जारी था और वो ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने रहम तलब निगाहों से इमली वाले बाबा की तरफ देखा और उनके दिमाग में बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, ये बिजलियां मेरे जिस्म से निकाल लो, ये मुझे झुलसाए दे रही हैं। मैं अब कभी इधर पलट कर नहीं आऊँगा। नीलम को भूल जाऊँगा, इस घर को भी भूल जाऊँगा। सैयदपुर के जिन अब कुछ नहीं हो सकता। माफ़ी मांगने का वक्त गुजर गया। अब इन बिजलियों पर मेरा अख्तियार नहीं रहा। ये अपना काम खत्म करके ही दम लेंगी। बाबा जी मुझ पर रहम करो, मैं तबाह हो जाऊंगा। तुम तो बड़ी शान से बग्घी में सवार होकर यहाँ आए थे, शहजादे बने हुए थे। अब दोबारा शहजादा बनकर दिखाओ तो जानूं। बाबा जी मैं तबाह हो रहा हूँ, मुझे बचा लो। वो गिड़गिड़ाने लगा। तुम तो बड़े जबरदस्त जिन हो, अब तुम अपनी ताकत का मुजाहिरा क्यों नहीं करते? इमली वाले बाबा ने गुस्से से पूछा। बाबा जी मैं हार गया, मैं आपके पांव पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। मेरे पांव तक पहुँचे तो तुम्हें ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सैयदपुर का जिन काले बिल्ले के रूप में रोता तड़पता रहा, माफिया मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इमली वाले बाबा पत्थर बने अपनी जगह खड़े रहे। वो जानते थे कि उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने एक जालिम से उसके जुल्म का हिसाब लिया है। कुछ देर के बाद जुल्म मिट गया। जुल्म का कलिया ही ये है कि वो बढ़ता है तो एक न एक दिन मिट ही जाता है। फिर इमली वाले बाबा ने नियाज मोहम्मद को हिसार से निकलने का इशारा किया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, मामू फुरकान को बाहर बुलाया। मामू फुरकान बाहर आए तो उन्होंने नियाज मोहम्मद से पूछा, क्या हुआ? वो मेरे मुर्शिद से टक्कर लेने चला था, उनका एक वार सह न सका। बड़ा शहजादा बनकर आया था, खुद को बड़ा ज़बरदस्त जिन कहता था। मुर्शिद के आगे एक लम्हा न ठहर सका। वो बाहर पड़ा है, आओ आकर देख लो, नियाज मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए बताया। मामू फुरकान ने ये सुनकर फौरन खुदा का शुक्र अदा किया और भागे हुए बाहर गए। उन्होंने उसे देखा, वो बेकिसी की सूरत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और खून आंखों से निकलकर चेहरे पर जम गया था। कुछ खून ज़मीन पर भी गिरा हुआ था। फिर इमली वाले बाबा ने हिसार छोड़ दिया। वो न सिर्फ दायरे से निकल आए बल्कि 7 कदम वाला चौकोर हिसार भी छोड़ दिया। उनकी हिदायत के मुताबिक जहां वो बैठे थे वहां एक गड्ढा खोदा गया। ये गड्ढा मामू फुरकान ने अपने हाथों खुरपी से खोदा। जब गड्ढा खुद गया तो इमली वाले बाबा ने काले बिल्ले को दुम से पकड़कर उठाया और गड्ढे में डाल दिया। फिर कुछ पढ़कर उन्होंने मिट्टी गड्ढे में फेंकी। उसके बाद खुरपी मामू फुरकान के हाथ में दे दी। मामू फुरकान ने सारी मिट्टी गड्ढे में डालकर उसे बंद कर दिया। गड्ढा बंद करने के बाद मामू फुरकान ने एक ठंडा और गहरा सांस लिया। कितनी मुसीबतों के बाद ये दिन देखने को मिला था। उन्होंने एक मर्तबा फिर से खुदा का शुक्र अदा किया और बड़ी एहसानमंदी से इमली वाले बाबा को देखने लगे। नियाज चलो, इमली वाले बाबा ने नियाज मोहम्मद से कहा। बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया, मामू फुरकान ने बड़ी ममनूनियत से कहा। हमें इस तरह के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस खबीस ने इस कदर उधम मचाया हुआ था कि उसकी सरकोबी के लिए हमें अपनी जगह से निकलना पड़ा। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है, बच्चों को बुला लो, हम अब जाते हैं। इमली वाले बाबा ने कदम आगे बढ़ाया। नियाज मोहम्मद ने उनकी खड़ावी सीधी की। इमली वाले बाबा ने खड़ावी पहनी और खट खट करते तेजी से घर से निकल गए। नियाज मोहम्मद उनके पीछे भागता चला गया। इन दोनों के जाने के बाद मामू फुरकान ने एक नज़र गड्ढे को देखा जो अब घास मिली मिट्टी से पुर हो चुका था। उस बंद घड़े को देखकर उनका रुआं रुआं खुशी से झूम रहा था।
फिर इस घर पर खुशी टूट कर बरसी, और क्यों न बरसती। जुल्म का एक अहद खत्म हो गया था, अब दर्दनाक अजाब से निजात मिल गई थी। हर शख्स ने उस दिन के लिए ख्वाब देख रखे थे। निजात का दिन आया तो सब की आंखों में अपने अपने ख्वाब जाग उठे। कुछ ख्वाब अकबर के थे तो कुछ ख्वाब अकबर की बहन और उसकी माँ के थे। राशिदा उन सब में पेश पेश थी। वो उस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि शादी की फिर से तमाम रस्में अदा की जाएंगी। राशिदा की इस राय से सबको इत्तेफाक था। एक इत्तेफाक नहीं था तो अकबर को। जाहिर है शादी की दोबारा रस्में अदा किए जाने की वजह से नीलम और उसके दरमियान फासले बढ़ जाने थे। अकबर के लिए तो अब एक एक लम्हा भारी था। मामू फुरकान ने नीलम को घर रोक लिया था। वो लड़की वाले बन गए थे। रात ही को लाहौर फ़ोन कर दिया गया। फैयाज और वाजिदा दूसरे दिन कराची पहुंच गए। वो दोनों मामू फुरकान के यहाँ ठहरे। उन्होंने बारात की आमद के सिलसिले में अखराजात की जिम्मेदारी लेना चाही, लेकिन मामू फुरकान ने उन्हें ऐसा न करने दिया। बारात के तमाम अखराजात उन्होंने न सिर्फ खुद उठाए बल्कि नीलम को एक सोने का सेट भी अपनी तरफ से तोहफे में दिया। बारात में 30-40 आदमी थे। जल्दी जल्दी जो लोग साथ आ सके उन्हें साथ ले लिया गया। मामू फुरकान ने घर के सामने सामियाना बजाया। एक चीनी रेस्टोरेंट से खाने का बंदोबस्त किया गया था। जब बारात रुखसत हुई और नीलम को एक सजी सजाई कार में बैठाया गया तो एहसास न होता था कि नीलम की 4 माह पहले शादी हो चुकी है, बल्कि ये एहसास होता था कि नीलम की आज ही शादी हुई है और वो वाजिदा फैयाज के बजाय जैसे मामू फुरकान की बेटी है। मामू फुरकान उसके रुखसत करते वक्त कुछ इस तरह अपनी आंखों में आंसू भर लाए थे और नीलम भी कुछ इसी अंदाज में उनसे लिपट कर रोई। इस शादी में दादा गफूर की कमी शिद्दत से महसूस की गई। काश वो आज जिंदा होते तो नीलम को दुल्हन बने देखकर किस कदर खुश होते। बारात गुलशन वापस पहुंची। ये घर रोशनियों से जगमगा रहा था। बाबर ने इस रोशनी पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। दुल्हन के घर आने पर राशिदा और साबरा ने अपने खूब अरमान निकाले। हर वो रस्म अदा की गई जिसके किए जाने में कोई रुकावट न थी। राशिदा ने अपनी तमाम सहेलियों को इकट्ठा कर लिया था। घर में खूब हंगामा रहा। हर चेहरा जगमगा रहा था, हर होंठ पर तबस्सुम थे, कह कहे थे। एक रंग वो नूर की बारिश थी। रुआं रुआं खुशियों में डूबा हुआ था। खुदा खुदा करके वो वक्त भी आया जब अकबर को अंदर जाने का वीज़ा मिला। अकबर के दिल की अजीब हालत थी। खुशी से धड़कते दिल को उसने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में न आया। तब वो धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। अकबर के दिल की अजीब हालत थी। खुशी से धड़क से दिल को उसने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में न आया। तब वो धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। लरसती उंगलियों से उसने दरवाज़ा बंद किया और जब पलट कर देखा तो नीलम घूंघट निकाले झुकी हुई बैठी नजर आई। खुशी से उसकी आंखें डुबडुबा आईं। आंखों में आंसू भरे तो नीलम धुंधला गई। अकबर ने फौरन अपनी आंखें साफ कर लीं। अब वो एक लम्हे के लिए भी नीलम को अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहता था। वो दिल में तूफान छुपाए बेड पर बैठा। फिर उसने धीरे से नीलम का घूंघट उलट दिया। नीलम शर्माना भूल गई। उसने अपनी हसीन आंखों से अकबर को देखा। उसके होंठ लरज रहे थे। दिल में जज्बात का समंदर था। एक तूफान था जो रूह की गहराइयों से उठ रहा था। दोनों बोलना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जुबानें जैसे गुंग हो गई थी। अकबर ने नीलम का रेशम जैसा गोरा हाथ थामा और अपनी दोनों आंखों से लगा लिया। नीलम तड़प कर उसके नज़दीक आ गई। अकबर ने उसे मोहब्बत के हिसार में ले लिया। जुबान से कुछ न कहा, अब होठों ने बोलना सीख लिया था।
अकबर, तुम किस कदर अजीम हो। नीलम बेतहाशा रो रही थी। तुमने मेरे लिए किस कदर दुख उठाए। नहीं नीलम, ऐसा ना कहो। दुख मैंने नहीं तुमने उठाए हैं। अकबर ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। और अब इन दुखों का जिक्र ही क्या, जो होना था हुआ। अब इन खुशियों भरे लम्हों को माजी की याद में ज़ाया मत करो। गुजरे हुए वक्त को एक भयानक ख्वाब की तरह भूल जाओ। आओ अब एक नई जिंदगी का आगाज करें। ऐसी जिंदगी जो खुशियों से भरी हो, फूलों से भरी हो। फिर उस रात से एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। हर दिन इसी तरह हंसी खुशी गुजरने लगा। फिर 21वीं रात का जिक्र है। नीलम और अकबर नीलगू बल्ब की रोशनी में महू गुफ्तगू थे। तभी दीवार गिर खिड़की ने रात के 12 बजाए। दोनों ने घड़ी को चौंक कर देखा और जाने किस ख्याल से मुस्कुरा दिए। 12 बजते ही वो जमीन से फूटा और देखते ही देखते बढ़ने और फैलने लगा। सुबह का अखबार उठाने बाबर बाहर आया तो सबसे पहले उसने देखा वो लॉन में था और उस जगह था जहां काले बिल्ले को जमीन में दफन किया गया था। कल शाम तक यहाँ कुछ न था। कल वो लोग बहुत देर तक बाहर बैठे रहे थे। ये बस रात में उभरा था। बाबर की समझ में ये बात न आई कि वो एक रात में इतना बड़ा कैसे हो गया। बाबर ने अंदर आकर अखबार को रबर बैंड चढ़ाकर डाइनिंग टेबल पर फेंका। अब अखबार में छपने वाली खबरों की इतनी अहमियत न थी जितनी लॉन में होने वाले वाकया की थी। उसने सोई हुई साबरा को उठाया और बगैर कुछ बताए उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर लॉन में ले आया। वो हैरान व परेशान उसके साथ खामोशी से चली आई। जब बाबर ने लॉन के दरमियान इशारा किया तो साबरा का दिल धक से रह गया। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये वो सवाल था जो उसे देखकर फौरन जहन में आता था। फिर ये बात घर के किसी मकीन से छुपी न रह सकी। आखिर नीलम और अकबर को भी इत्तला पहुंची। वो दोनों साथ साथ बाहर आए। अरे अरे, यहाँ किसने लगाया? नीलम ने उसे देखकर हैरत से कहा। किसी ने लगाया नहीं, ये खुद ब खुद उगा है, साबरा ने उसे बताया। अभी ये लोग दूर से नज़ारा कर रहे थे। फिर अकबर आगे बढ़ा। नीलम उसके साथ थी। वो 1-2 फीट ऊंचा पौधा था। उसके पत्ते जर्द और लंबे थे। नीचे से ऊपर बस एक तना था। सबसे ऊपर एक फूल खिला हुआ था। वो एक गोल सा फूल था, काला मगर सुर्खी माइल। इस फूल में 2 बड़े बड़े सुर्ख धब्बे थे और फूल के ऊपर 2 कान से निकले हुए थे। फूल को करीब से देखकर एकदम एहसास होता था कि इस फूल की शक्ल किसी बिल्ले के चेहरे से मिलती जुलती है। सिर्फ यही इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि एक और हैरत में डालने वाली बात भी मालूम हुई। सूरजमुखी के बारे में कहा जाता है कि सूरजमुखी के बारे में कहा जाता है कि वो सूरज के साथ साथ अपना रुख तब्दील करता रहता है। लेकिन ये फूल जो बिल्ले की शक्ल का था, नीलम को देखकर अपना रुख तब्दील कर रहा था। नीलम जिधर जाती ये फूल उसकी तरफ अपना मुंह फेर लेता। पहले तो अकबर ने उसे महज अपना वहम समझा, लेकिन अपने वहम की तस्दीक करने के लिए अकबर ने नीलम को उस पौधे का तवाफ करने को कहा तो उसका वहम यकीन में बदल गया। नीलम जैसे जैसे घूम रही थी वैसे वैसे वो बिल्ले नुमा फूल अपना रुख तब्दील कर रहा था। ये देखकर नीलम सहम गई। वो खौफजदा होकर चंद कदम पीछे हटी और फिर भागती हुई घर में चली गई। अब उस बिल्ले नुमा फूल का चेहरा दरवाजे की तरफ हो गया था। यूं महसूस हो रहा था
जैसे कोई टिकटिकी बांधे दरवाजे को तक रहा हो। इस फूल में बने हुए बराबर बराबर लाल धब्बे अब साफ आंखें मालूम हो रही थीं। नीलम के अंदर चले जाने के बाद अकबर ने राशिदा से कहा कि वो इस पौधे के गिर्द चक्कर लगाए। राशिदा ने डरते डरते इस पौधे का तवाफ किया, लेकिन वो बिल्ले नुमा फूल टस से मस न हुआ। फिर अकबर ने साबरा को उसके गिर्द फिराया, खुद घूमा, अपने बाप से भी चक्कर लगवाया, लेकिन उस फूल ने कोई हरकत न दिखाई। उसका रुख मुसलसल दरवाजे की तरफ रहा। अब इस बात का 100% यकीन हो चुका था कि इस नीलम मुखी फूल का रुख महज नीलम को देखकर तब्दील होता है। ये बात शुरू में तो नीलम और घर के दूसरे अफराद के लिए उलझन का बाज बनी। नीलम सहमी सहमी सी रही। उसने पौधे के सामने आने से ज़्यादा नहीं आने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी हो गई। 2 साल गुजरने के बाद पौधा एक आम सा पौधा बन गया। सब लोग उसके आदी हो गए। इन 2 सालों में उस पौधे में कोई तब्दील न आई। वो पहले दिन जैसा रहा। न उसका कद बढ़ा और न फूल पत्तों में इजाफा हुआ। वही एक फूल, और उसके फूल में 2 सुर्ख बड़े बड़े धब्बे, जैसे वो धब्बे न हो, किसी की आंखें हों, आशिक की आंखें, दीद को तरसे नैन। वो मर गया था, लेकिन मरकर भी शायद वो नहीं मरा था। वो इस पौधे के रूप में जिंदा था और नीलम मुखी हो गया था। आज भी जब लोग उस घर में आते हैं तो नीलम मुखी का ये पौधा उनके लिए हैरत का बाअस बन जाता है। ये घर जो कभी उस जिन के हुक्म पर खाली किया गया था, अब खाली घर नहीं रहा। अब ये खुशियों भरा घर है। यहाँ खुशियाँ टूट कर बरसती हैं। जुल्म का अजाबनाक दौर कब का खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर